आपको दो तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन पढ़ना होता है। मैं पहला डायग्राम बनाता हूं टू मेक इट क्लियर। समझो ये वेज शेप जो दिख रहा है ये इंक्लाइंड है और आपने कोई प्रोजेक्टाइल ऐसे शूट किया और ये इसकी ट्रेजेक्टरी बनी ऐसे। इसे अप द इंक्लाइन कहेंगे। और मान लो एक जगह ऐसे बना जहां पे तुमने कुछ इस तरीके से शूट किया और ये ऐसे गया, मतलब तो ये डाउन द इंक्लाइन कहलाएगा। बेटे ये दो केस मेन आपको पढ़ने होते हैं। ये बात आप समझे बेटा? इसमें आप सेम समझ पा रहे हो कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये लोग नहीं पहुंचते हैं। ये जो एक्चुअली में नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में हमारा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल रहता है, पर यहाँ देखो इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, हॉरिजॉन्टल लेवल चेंज हो जाता है। अब देखो कभी भी कोई भी 2D का क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ता है बेटा? ओरिजिन और एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। अगर हम लोग एक्स वाई एक्सिस अपनी मर्जी से ऐसे ना चुन के इन दोनों केसेस के लिए अलग अलग चुनते हैं तो हमें फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाना, चाहे बड़ा बना लो। ये इंक्लाइन बना लिया हमने। देखो बेटा धरती हमेशा नीचे ही खींचेगी तो आपका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। हम बस अपनी मर्जी के हिसाब से y यहाँ चुन लेते हैं और x यहाँ चुन लेते हैं। बेटा ये हमारे ऊपर है कि हम y और x कहाँ चुन रहे हैं। इस एंगल को हम लोग अल्फा ले लेते हैं और मान लो ऐसे प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बीटा ले लेते हैं। बेटा प्लीज देखना एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है और लेट अस से कि हमारा प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से गया है। तो सबसे पहले आपने अप द इंक्लाइन वाले केस में क्या समझा? कोऑर्डिनेट्स। बेटा यहां पे हमने ओरिजिन मानेंगे 0,0। देखो कुछ भी तुम कर लो धरती हमेशा नीचे खींचेगी, तो याद रखना एक्सेलरेशन हमेशा ऐसे होगा। अब तुमको मैंने एक चीज बताई थी, कभी भी 2D के क्वेश्चन करो तो हमेशा इन चार चीजों को निकालो, ux uy ax ay। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अपना x को अलग लेके चलो, y को अलग लेके चलो। तो पहले ये फाइंड करते हैं कितना होगा। बेटा आपको ux कितना दिख रहा है बेटा? ये वाला एंगल कितना दिख रहा है आपको? बीटा बीटा माइनस अल्फा। तो बेटा ux की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? u cos बीटा माइनस अल्फा। और uy की कितनी आ जाएगी? u sin बीटा माइनस अल्फा। बेटा देखो एक बात समझो, मैं मान के चल रहा हूँ आपको कंपोनेंट लेना आता है कि आपने cos थीटा ले लिया, sin थीटा ले लिया। बेटा ये बात समझ गए? यस सर। अब देखो एक्सेलरेशन नीचे ही हो रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम एक्सेलरेशन को भी एक्स और वाई में तोड़ सकते हैं। ये आपका माइनस वाई रहा और ये आपका माइनस एक्स रहा। अब तुम जब एक्सेलरेशन को देख रहे हो बेटा, बेटा ये एंगल कितना आएगा?
मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि कभी भी जैसे डायग्राम में कंफ्यूजन आए तो ये लाइन याद रखा करो कि अगर दो लाइन L1 एंड L2 के बीच में एंगल थीटा है, तो जब तुम उन पे परपेंडिकुलर डालते हो, जैसे L1 पे परपेंडिकुलर डाला, L2 पे परपेंडिकुलर डाला, और इनका नाम हमने P1 एंड P2 रखा, तो ये एंगल भी थीटा ही होता है। अब ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, लेकिन ये हर जगह आपकी मदद करेगी कि अगर L1 एंड L2 के बीच में एंगल थीटा है, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा होता है। इससे क्या है, मान लो जैसे तुम ये दो लाइन देख रहे हो, जी वाली और माइनस वाई वाली। माइनस वाई वाली इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एक्स के ऊपर, देखो इस लाइन के ऊपर, और जी वाली लाइन, बेटे जो हमारी जी वाली लाइन है वो किस पे परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। देखो बेटा, कोई भी दो चीज चुन लो, जैसे मान लो तुमने अल्फा वाला ये चुन लिया कि सर मेरे को ये इन दो लाइन दिख रही हैं, इनके बीच में एंगल अल्फा है, तो अब मेरे को इन दो के परपेंडिकुलर देखना है। तो बेटा इस लाइन पे क्या परपेंडिकुलर है, जी। देखो अगर मैं इसको L1 बोल रहा हूँ तो इस पे जी परपेंडिकुलर P1 हो जाएगा, और अगर मैं इसको L2 बोल रहा हूँ तो इस पे माइनस वाई परपेंडिकुलर है, तो ये P2 हो जाएगा, तो ये एंगल भी अल्फा आएगा। देख लो बेटा, और ये हमेशा ट्रू होगा। जो तेज बच्चे हैं वो हवा में करते हैं, वो कभी एंगल एंगल नहीं खोदते, वो सीधे देखते हैं दो लाइंस हैं तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल वही होगा। तो टेक्निकली आपको मिला, अगर आप समझ पा रहे हो, जी उल्टा करके दिख रहा है तो डरना डरना नहीं, आपको कुछ ऐसी कंडीशन दिख रही है, ये जी है, ये माइनस वाई है, और ये माइनस एक्स है, और ये आपका एंगल अल्फा है। तो बेटा तुम बताओ वाई डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, ए वाई कितना आएगा, ए वाई विल बी जी कॉस अल्फा, लेकिन माइनस डायरेक्शन में तो माइनस जी कॉस अल्फा, और ए एक्स कितना आ जाएगा, माइनस जी साइन अल्फा। बेटा क्या यहाँ तक तुम मेरे साथ हो, चारों टर्म निकालने तक, 3 4, ये सबसे Yes, sir. इंपॉर्टेंट, यहाँ तक हो गया। Yes, sir. आपने अब तक क्या क्या नोट किया होगा, देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं दोबारा बोलता हूँ, अब क्या क्या नोट किए होगे कि एक्स वाई एक्सेस हमने अलग लिया है। आपने क्या देखा, अगर कैसा भी प्रोजेक्टाइल हो बेटा, धरती तो खींचेगी वैसे ही, तो जी का डायरेक्शन वही होगा। बट हमारी चालाकी क्या है कि हम ए वाई, ए एक्स, यू एक्स, यू वाई निकाल लें अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से। ये बात समझ गए। और बेटा देखो, इस डायग्राम को अलग से बनाना ताकि तुम्हें समझ आए कि हमने ए एक्स ए वाई कैसे निकाला है। इतना हो गया बेटा। अब चलो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। बेटा देखो यहाँ पे रेंज किसको बोलेंगे, हम किस चीज को रेंज बोलेंगे, आओ समझते हैं। देखो वहां पे क्या था, जब हम लोग नॉर्मल प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे तो हम यहाँ से फेंकते थे और ऐसे आके गिर जाता था, ऐसे हम लॉन्च करते थे और यहाँ पे आके गिरता था, तो हम लोग इसको रेंज बोलते थे। तुम सोचो तुम एक पहाड़ी इलाके में रह रहे हो, तो तुम रेंज किसको बोलोगे, इसको बोलोगे, तुम पहाड़ के अंदर जाओगे नहीं ना। बेटा मान लो हम लोग कारगिल वॉर लड़ रहे हैं, पूरी उस पे हो रहे हैं, माउंटेन पे हो रहे हैं, तो रेंज तो हम इसी को बोलेंगे ना, जितनी दूर हमारा पार्टिकल गिरेगा। हमको एक्स एक्सिस पे ही रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी ना, तो यहीं पे हम लोग r, 0 बोलते हैं। बेटा मेरी बात समझ गए, रेंज क्या होगी, ओ से लेकर आर तक, अगर मैं इस पॉइंट को आर बोलूं तो ओ टू आर ऑन एक्स एक्सेस इज आवर रेंज, मतलब जितनी दूर पार्टिकल जाके गिरेगा। बेटा यहां तक सब नोट हो गया है आपका, बेटा क्लास में नोट्स बनाओ अपने, नोट कर लिया सारा। Yes, sir. अब चलो हर चीज को डिवाइड कर दो एक्स और वाई में। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं तो इट इज ऑलवेज थ्रू वाई एक्सिस। क्यों, देखो मैं बता रहा हूँ क्यों। जब तुम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वाई एक्सिस को यूज करते हो,
रीजन क्या है बेटा, देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट इन वाई 0 होता है। जब भी तुम गिरोगे, देखो आप मेरी बात समझ पाए, इनिशियली कोऑर्डिनेट कितना है 0,0, यानी इनिशियल कोऑर्डिनेट 0, फाइनल कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे ही वापस आ गए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम वी ऑलवेज यूज वाई वाली लाइन, मतलब वाई पे मोशन देखते हैं। ए वाई बेटा तुम्हारा कितना था बताओ, -g cos अल्फा। यू आई कितना था बेटा हमारा, u साइन बीटा माइनस अल्फा। बेटा यहां तक तुम लोग साथ में हो ना, देखो यू आई ए वाई। अब अगर मैं सिंपल सी इक्वेशन लगाऊं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट इन वाई 0 है जब मैं रेंज पे पहुंचूंगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, जब मैं अपनी रेंज पे पहुंचूंगा, तो मेरे लिए इक्वेशन वैसी हो जाएगी, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब टाइम तो 0 हो नहीं सकता, तो ये कंपोनेंट 0 होगा, यू आई प्लस हाफ ए वाई टी, दिस नीड टू बी 0। और आप इसको 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, टाइम की वैल्यू -2 u अपॉन ए वाई। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा आपको बताओ, 2 u साइन बीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। अच्छा बता बेटा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो कोई गलत नहीं है, क्यों? अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद है तो आप ना बस इस फॉर्मूले में अल्फा 0 पुट कर दो, ये फॉर्मूला सेम हो जाएगा जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का था। देख पा रहे हो? यस सर। तो इसीलिए जो अच्छे बच्चे हैं वो इसको जेनरिक फॉर्मूला याद करते हैं, ये वाला, ये हमेशा ट्रू होता है। अगर आपको ए एक्स ए वाई यू वाई पता हो तो दिस इज जेनरिक फॉर्मूला। जेनरिक मतलब जो हर जगह लग जाता है। आई होप तुम ये बात समझ पाए, ठीक है? ये फॉर्मूला देखना हर केस में लगेगा, तुम चाहे कोई भी केस कर रहे हो प्रोजेक्टाइल का, नॉर्मल वाला, अप द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन, ये हर एक केस में लग जाएगा बेटा, हर एक केस में। आगे बढ़िए बेटा। अब सपोज हमारे पास चैलेंज आया रेंज निकालने का, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकाल ली, बट वो कितनी दूर था, हमें आर की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज आर। तब हम इस चैलेंज को ऐसे पूरा करेंगे, रेंज। रेंज निकालने के लिए बेटा हमको हमारे मन में ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है और हमें एक्स में डील करना है। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, आर आया, आर इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर बेटा इस बार हमारा दिस टाइम आवर टाइम सॉरी ए एक्स इज नॉट जीरो, अर्लियर हमारा एक्सेलेरेशन इन एक्स जीरो होता था, तो हमारा आंसर आएगा वैल्यू, बेटा थोड़ा लंबा दिखेगा क्योंकि आपको यूएक्स पुट करना पड़ेगा। आपको यूएक्स याद होगा, कॉस बीटा माइनस अल्फा, और ए एक्स बेटा आ जाएगा -g साइन अल्फा। हमको ये पुट करना पड़ेगा। बेटा थोड़ा पेशेंस देना, थोड़ा गंदा दिखेगा पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़े पेशेंस के साथ में आप इसको पुट करो और थोड़ी सी मैथ इन्वॉल्व करो। टाइम की वैल्यू देखो इतनी सारी हमें ये पुट करनी पड़ेगी, 2u साइन बीटा माइनस, हमको इसको तब तक करना जब तक इजी और अच्छा दिखने वाला ना बन जाए। बेटा प्लीज साथ साथ करो, तभी तुम उसको फील कर पाओगे। मेरे को टी स्क्वायर पुट करना है, यानी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। बेटा यहां तक तुम लोग साथ साथ पहले पुट कर लो। पुट किया आपने? देखो जी से जी काट लो, यहाँ पे जो टर्म तुमको कटने लायक दिख रहा है उसे देख लो, बस एक ही टर्म काटा मैंने। अब मेरे पास आर इक्वल टू में दो कंपोनेंट है, एक ये वाला
और ये वाला, इसमें से मैं देखता हूँ कॉमन क्या निकाल सकता हूँ। मुझे यू स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, देखो यू यू और यहाँ पे यू स्क्वायर, तो मैं एक यू स्क्वायर बाहर निकाल लूंगा। मैंने यू स्क्वायर बाहर निकाल लिया। अब मुझे नीचे जी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और कॉस अल्फा दिख रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा है। तो चलो मैं कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर निकाल लेता हूँ। जी कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर निकाल लिया। इस वाले को मैं कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी इक्वेशन आ गई। 2 यू स्क्वायर जा चुका है साइन बीटा माइनस अल्फा कॉस बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस इस वाले में से मैं एक नीचे 2 बचेगा, ऊपर 4 बचेगा, नहीं हाँ 4, हाँ बेटा नहीं यहाँ पे नीचे 2 भी था ना, हाफ वाला 2 था, तो ये 2 से 2 कट जाएगा एक, तो 2 बचेगा, साइन अल्फा बचेगा, और बेटा आपका साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बचेगा। बेटा एक बार चेक कर लो, यहाँ तक आप लोग साथ में हो, देख लो हमारा इक्वेशन यहाँ तक आ चुका है। बेटा इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाएंगे ना कि याद रहे, वरना ऐसे ऐसे लिखोगे तो एग्जाम में याद नहीं रहेगा, तब आप बार बार एग्जाम में ये पुट करके निकालोगे, वो भी ठीक है बट वो लंबा पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे बना लेते कि हमें याद रह जाए, ऐसा कर लिया। अच्छा बेटा क्या आप लोग को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पता है? आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला पता हो। साइन ए प्लस बी जानते हो बेटा कितना होता है? अच्छा लिख लो, और ये वाले याद रखना, साइन वाले ए प्लस बी ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी आप याद कर लोगे, ये हमेशा फायदेमंद रहता है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ेगी थोड़ी देर में। बेटा यहां तक पहुंच गए आप? यस सर। अच्छा एक फॉर्मूला और होता है बेटा, मैं आप लोगों को थोड़े ये फॉर्मूले लिखवा दूं कि आप लोग ये सब जानते हो, बताओ मुझे। लिखवा दीजिए। ठीक है बेटा, मैं आप लोग को लिखवाता हूँ। आप लोग ना एटलीस्ट आज के लिए चलो एक दिन में एक छोटा सा टारगेट बनाते हैं। आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद करके दिखाओ, इतना सा टारगेट बनाते हैं, साइन 2 थीटा। हमेशा एक एक फॉर्मूला ऐड करो बेटा, ये 2 साल का सफर है, एक दिन की जल्दी मत होता। ये फॉर्मूला याद हुआ, साइन 2 थीटा इतना होता है, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या साइन 2 थीटा और कॉस थीटा याद कर लिया? उसके बाद आप एक काम करो, कॉस 2 थीटा को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो आप, ये वाले को, क्योंकि आपको पता है अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करूंगा, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। दैट मीन्स हमारा साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा टेक्निकली 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर है। बेटा मेरी बात समझ पा रहे हो? एक बच्चा ऐसे फॉर्मूले नहीं याद करता, वो सिर्फ ये याद करता है 1 एंड 2। मेरी बात समझ गए? और आप इसको अपने हिसाब से भी बना लेना कि सर एक बार हमने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट किया, एक बार हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो क्या होता है। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा, तो आपको मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस
cos 2 थीटा। तो बच्चे इन फॉर्मूले को भी डायरेक्टली याद रखते हैं। देखो मेन फॉर्मूला आपका ये 1 और 2, और बच्चे इसको भी याद रखते हैं कि सर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। अब बेटा ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लोगे। उसके बाद हम वैसे हमेशा बेसिक फॉर्मूले याद रखने चाहिए। कई बार बच्चा इनके पीछे जाता है, वो इसको इसको समझ लेता है कि ये आपका कॉन्सेप्ट है। ये बेटा कभी कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपको हमेशा जनरल याद रखने चाहिए 1 और 2, और उनसे ये बार बार डिराइव करके याद हो जाने चाहिए। उसी तरह साइन ए प्लस माइनस बी याद कर लो बेटा, ये बहुत ईजी है। आपको याद रखना है साइन ए कॉस बी। अगर प्लस ऊपर है बेटा, देखो अगर प्लस ऊपर है मतलब प्लस होगा, यानी प्लस कॉस ए साइन बी। बेटा याद हो गया। ये आपको याद रखना है, कमिट टू मेमोरी रखना है। उसके बाद आपका ये फॉर्मूला आता है कॉस ए प्लस माइनस बी। इसमें आपको ये याद रखना है कि सर ऐसा बोलते हैं जो सी वाले लोग होते हैं उसमें थोड़ा सा नेगेटिव या उल्टा होता है, तो लॉजिक अपने डेवलप करो। तो तुम देखोगे जब तुम प्लस लोगे तो बीच में साइन माइनस आएगा, और जब तुम बीच में माइनस लोगे तो प्लस आएगा, प्लस पे माइनस। और इसमें इजी रहता है, क्यों? कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। बेटा ये वाले याद रखने हैं, तो क्या ये याद रख लोगे? इससे आप काफी बना सकते हो बेटा, पता है इससे आप काफी सारे फॉर्मूले बना सकते हो यूज करके। देखो बेटा मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, जो बच्चा अकेले बैठ के ये सब करता है ना, कि मैंने साइन ए प्लस बी लिखा, साइन ए कॉस बी था, प्लस कॉस ए साइन बी था, फिर मैंने साइन ए माइनस बी लिखा, सब कुछ सेम था, सिर्फ माइनस साइन आ गया। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता, दोनों को जोड़ दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो अब ये कोई फॉर्मूला नहीं बना, आप इससे ऐसे काफी एक्सपेरिमेंट करके कुछ कुछ बना सकते हो, लेकिन आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ये वाला सीटीएम कर लो, और ये वाला याद कर लो बेटा प्लीज। आप जहां पे टीचर तुम्हें बोले ना वो याद कर लो, जैसे 1 2, और ये वाला केस मान लो, इसको आपको याद करना रहता है। बेटा याद हो गया। अब क्या आप बताओ कि अगर मैं cos 2 थीटा को ये याद कर रहा हूं, तो मैं इसको यूज कर सकता हूं कहीं भी? तो अब मैं यहां आया और मैंने देखा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेटा? 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। मैंने ऐसे बोला कि मैं 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा को क्या लिख सकता हूँ बेटा? देखो अब बात समझे बेटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी 1 माइनस कॉस 2 बीटा माइनस अल्फा मैं यूज करूंगा, और थोड़ी देर में बेटा ये सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा जो आपको याद हो जाएगा। यहां तक साथ में हो बेटा? तो रेंज का फॉर्मूला कैसा दिखने लगा बताओ? हमारा रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा, पूरा का पूरा ये उठा लो, क्यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अंदर हमें ये टर्म दिख रहा है बड़ा सा, ये वाला 2 साइन बीटा माइनस अल्फा कॉस बीटा माइनस अल्फा कॉस अल्फा, और अंदर वाला टर्म हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस 2 बीटा माइनस अल्फा। बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको, आप यहां तक नोट कर लो। कर लिया? अब तुम्हें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस है ना, तो एक माइनस साइन अल्फा आएगा, और आएगा एक साइन अल्फा कॉस 2 बीटा माइनस अल्फा। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिखता हूँ बेटा। हमारे रेंज का फॉर्मूला अब तक आपने नोट किया होगा, वो इस तरह से होगा, यू स्क्वायर
एक बार चेक कर लो कि तुम्हारा मैच कर रहा है बेटा। cos स्क्वायर अल्फा साइन टू, एक सेकंड बेटा, हाँ हम लोग ये भी कर सकते थे बेटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है, तो इसको मिला के हम ये वाला कर देते थे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा और छोटा हो जाएगा, साइन 2 बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस 2 बीटा माइनस अल्फा। अब देखो मुझे ये टर्म और ये टर्म एक जैसा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा, साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस से। देखो अब ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे इसको एक थीटा 1 मानोगे और इसको थीटा 2, तो आपको दिखेगा एक बार साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 लिखा है, एक बार लिखा है आपका कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो बेटा, कहाँ आपको साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी दिया रहता है, साइन ए प्लस बी में ना, मैंने आपको जो यहाँ भी लिखवाया था, देखो देख पा रहे हो। तो अब हम इनको मिक्स करेंगे और हमारा फॉर्मूला कैसे दिखने लगेगा, एक बार आराम से देखो, अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो मुझे मिल जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे हमारा माइनस साइन अल्फा अलग से लिखा रहेगा, और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर दो, यू विल गेट साइन ए प्लस बी, यानी साइन ए प्लस बी करोगे तो बेटा आप इन दोनों को ऐड कर दो, आपको मिलेगा, देखो ए क्या है 2 बीटा माइनस अल्फा और बी क्या है अल्फा, तो इन दोनों को जोड़ना है बेटा, याद रखना ये 2 पे ब्रैकेट है, तो जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2 बीटा माइनस अल्फा। बेटा यहाँ तक पहुंच गए क्या, इतना छोटा सा हो जाएगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एटलीस्ट छोटा हो गया बेटा, आपका रेंज का एक्सप्रेशन छोटा हो गया बेटा, याद हो गया। और आप इससे छोटा इस एक्सप्रेशन को नहीं कर सकते हो, तो जो बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जिनको बेटा ऑल इंडिया रैंक निकालनी है, तो उनकी नोट्स में ये सब बातें याद रहती हैं उनको कि स्पेशल केस बनेगा, और मुझे एज इट इज याद रहेगा कि अगर एग्जाम में आया तो मैं 2 सेकंड में करके आगे बढ़ जाऊंगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, याद हो गया बेटा। Yes, sir. हाँ गुड बेटा। अच्छा आपको पता है अगर अल्फा 0 करोगे तो आपको नॉर्मल वाली रेंज मिल जाएगी, आप देख पा रहे हो, आपने जो प्रोजेक्टाइल मोशन में नॉर्मल रेंज निकाली थी ना, तो एक बच्चा इसको भी तो याद कर सकता है, इसको याद करने में उसका ये वाला केस अपने आप कवर हो रहा है, हाँ या ना, समझ पा रहे हो। यहाँ पे अगर आपको रेंज निकालनी थी तो आपको करना ही क्या था, बस अल्फा 0 पुट कर दो बेटा। हमारा नॉर्मल केस है, अगर हमें इसे इस वाले केस को इस वाले केस में टर्न करना है, नॉर्मल वाले केस में, तो बस अल्फा ही तो 0 पुट हो जाएगा, समझ गए, आपका नॉर्मल केस आ जाएगा। तो एक बच्चा चाहे तो अब द इंक्लाइन के फॉर्मूले याद करना स्टार्ट कर दे, उसके नॉर्मल वाले फॉर्मूले भी याद रहेंगे। बेटा इतना लिख लिया। अब एग्जामिनेशन चालू है, उनको पता है जो बच्चा ये याद करके भी आता है, चलो, तो वो उसको डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे, तो बच्चे ने दिमाग कहाँ लगाया, हो सकता है वो याद करके आया इसको, तो फिर वो ऐसे पूछते हैं, नहीं 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 नहीं, तुम एक बार बताओ मुझे कि अगर तुम किसी माउंटेन पे हो, अब बेटा मान लो आपको इंडिया और पाकिस्तान की कंडीशन तो पता है, हम लोग जनरली इस तरफ होते हैं कश्मीर में, और वो लोग थोड़ा इस तरफ रहते हैं, तो तुम नहीं चाहोगे कि वो ज्यादा दूर तक मारे, ये बेटा पहाड़ लंबे होते हैं, मैं सिर्फ एक पार्ट दिखा रहा हूँ, मेरी बात समझ पा रहे हो, हम लोग चाहेंगे ना कि हमारे बैलिस्टिक्स ज्यादा दूर तक फायर करें,
तो रेंज बढ़ाना हमारी टारगेट है, किस तरह से ये रेंज बढ़े, ये दूरी बढ़नी चाहिए। लेकिन जो कैनन्स होती हैं, तोप होती हैं, उनकी वेलोसिटी फिक्स होती है, जो मजल स्पीड होती है वो फिक्स्ड होती है। अब मैं कैसा एंगल चुनूं, मैं कैसा बीटा चुनूं? बेटा अल्फा तो फिक्स रहता है, पहाड़ का एंगल आप चेंज नहीं कर सकते। हम कैसे बीटा चुने कि हमारा रेंज मैक्सिमम हो जाए? मतलब अगर मैं बीटा वर्सेस आर बनाऊं तो मुझे कहां पे मैक्सिमा मिलेगा, किस एंगल पे मुझे रेंज की वैल्यू हाईएस्ट मिलेगी? क्या आप क्वेश्चन समझ गए? रेंज मैक्स चाहिए बाई वेरिंग, हमारे हाथ में वही है बेटा, हम मान लेते हैं कैनन की मजल स्पीड फिक्स है, बाई वेरिंग बीटा। अब बीटा को वेरी करा के रेंज निकालनी है। हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है, कैसे यूज होगा? बेटा किसी भी चीज का मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है तो जो चीज तुम वेरी करा रहे हो ना, वेरिएबल, देखो जैसे मान लो तुम्हें y ऐसे लिखा है एक्स क्यूब, तुमको y को मैक्सिमम करना है तो dy बाई डी एक्स जीरो कर दो। अगर x वेरी कर रहा है तो हमारा यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है? बीटा वेरी कर रहा है। तो बेटा ये सब सीखो कि रेंज वेरी कर रहा है तो डी आर बाई डी बीटा, जिसके रिस्पेक्ट में हमारा बीटा वेरी कर रहा है आर की वजह से, तो डी आर बाई डी बीटा विल बी जीरो। मुझे पता है कुछ बच्चों को अभी डर लगेगा, लेकिन उनको ये बात सोचना शुरू करना पड़ेगा, अच्छा अगर मैं अपने सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ बीटा को वेरी कराऊं, एंगल को, जो कि पॉसिबल है, तो ही रेंज चेंज होगी। अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग रेंज मिलेगी बेटा। अगर आप कोई सर्टेन एंगल चुनते हो तभी भी रेंज हाई, तब जाके रेंज हाईएस्ट होगी। तो हम लोग डी आर बाई डी बीटा जीरो कर देंगे और देखते हैं क्या मिलता है। रेंज का फॉर्मूला बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया? ये नोट कर लिया बेटा अच्छे से? Yes, sir. तो अब मैं डी आर बाई डी बीटा जीरो करता हूँ और देख लेता हूँ। या फिर एक और इजी मेथड है बेटा। इजी मेथड क्या है? अच्छा ये रेंज के फॉर्मूले को देखो, साइन अल्फा इसमें कांस्टेंट है कि नहीं बताओ? डेरिवेशन से भी बच सकते हो तुम, और ये भी कांस्टेंट है, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। अब हमारे हाथ में क्या आता है? हे साइन टू बीटा माइनस अल्फा, तुम कब हाईएस्ट बनते हो? व्हेन यू विल बिकम हाईएस्ट, क्योंकि तुम्हारे अंदर वेरिएबल है। वो बोलते हैं मेरे से क्या पूछ रहे हो, मैं तो साइन थीटा हूं, मेरी वैल्यू 1 होती है हाईएस्ट। यानी अगर मैं साइन टू बीटा माइनस अल्फा को 1 ले लूं तो हमारा रेंज मैक्सिमम आ जाएगा। रेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ बेटा? आर मैक्स कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और हमारा अंदर क्या था? हाँ, साइन टू बीटा माइनस अल्फा था, वो 1 हो गया, 1 माइनस साइन अल्फा। ये मैक्सिमम रेंज आ गई। और ये कब मिलता है बेटा? साइन थीटा मैक्सिमम कब मिलता है? 90 डिग्री पे ना। तो टू बीटा माइनस अल्फा इज नथिंग बट पाई बाई टू। यहां तक याद आया? अब याद करो, तुम सिर्फ बीटा वेरी करा रहे हो तो तुम बीटा को अलग से ऐसे लिख लोगे, बीटा इक्वल टू पाई बाई टू प्लस अल्फा बाई टू। बात समझ गए बेटा? एक सेकेंड, हमने अल्फा को इधर ले गए, यहाँ पे पाई बाई 4 आ जाएगा ना? हाँ बेटा, आप लोग को याद हो गया ये? देख लो। ये कंडीशन है बेटा, ये डायरेक्ट में, अब देखो ये एग्जाम में उनको हो पाएगी जिनको रेंज का फॉर्मूला याद हो, बाकियों के लिए नहीं हो पाएगी। जिनको रेंज का फॉर्मूला याद है वही मैक्सिमम रेंज निकाल सकते हैं तुरंत, और वही बीटा की कंडीशन निकाल सकते हैं। बेटा यहां तक हो गया आपका? यस सर। अच्छा ठीक है बेटा, देखो इसमें भी वो लोग कंडीशन कंडीशन देते हैं। मैं अभी आपको बस बेसिक केस कराया हूं। जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछा कि बेटा आप लोग जमीन पे ये वाला केस करते थे, याद है आपको? कि सर एक को 30 डिग्री से फेंकेंगे और एक को 60 डिग्री से फेंकेंगे, 60 डिग्री, और सेम स्पीड हो तो दोनों एक ही जगह लैंड करेंगे। ये बात आपको समझ आती है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा पे
नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में रेंज सेम होती थी। तो यहाँ पे कैसे रेंज सेम होगी? अगर मैं ऐसे डायग्राम बना के समझा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दो ऐसी वेलोसिटी जो सेम हो पर एंगल सेम ना हो, बीटा 1 बीटा 2, पर मैं चाहता हूं कि दोनों की रेंज सेम हो जाए। क्या आपको डायग्राम समझ आ गया? बेटा आपका एनिमी पास आ चुका है। आपको एटलीस्ट दो एंगल पता होने चाहिए जिसपे मारने से सेम रेंज पे गिरे। चलो मान लो मैं इसमें क्वेश्चन देता हूं कि दोनों के लिए क्या टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होगा कि सेम होगा? आपको क्या लगता है? अगर मैं बीटा 1 को देखूं उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, और बीटा 2 को देखूं उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है, तो आपको लगता है आंसर सेम होगा? नहीं ना। हमारा क्या सेम है बेटा दोनों केस में? रेंज इक्वल है, r1 इक्वल टू r2 है ना। ये हमारी नॉलेज है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि रेंज सेम आ रहा है, तो क्या कंडीशन निकालोगे? आप रेंज के फॉर्मूले पे जाओगे, बोलोगे चलो मैं तुम्हारे लिए सेम कर देता हूँ। जब तुम सेम करोगे ये तो ऑलरेडी सेम है, कट जाएगा। जब हम इक्वेट करेंगे तो आप देखोगे साइन अल्फा भी सेम। आप इक्वेट कर दो, सिर्फ बीटा अलग है दोनों का, तो सब कट के आपको क्या मिलेगा? देखो साइन 2 बीटा 1 माइनस अल्फा, दूसरे वाले का साइन 2 बीटा डैश माइनस अल्फा बन जाएगा। देख पा रहे हो? मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा। मुझे इस कंडीशन को सॉल्व करने में मिला साइन 2 बीटा 2 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन 2 बीटा 1 माइनस अल्फा। बेटा क्या यहाँ तक तुम लोग साथ हो कि मैं पूरा लिख लिख के बताऊं? बताओ। R1 R2 को इक्वेट करोगे तो यहाँ तक पहुंच जाओगे, 1 मिनट लगेगा जरूर, क्योंकि तुम्हारा ये दोनों कंपोनेंट कटेगा दोनों तरफ से। फिर साइन अल्फा भी सेम है, वो भी मतलब ये वाला कंपोनेंट भी सेम है। बेटा वो माउंटेन एक ही है, ठीक है। साइन 2 बीटा माइनस अल्फा इक्वेट हो जाएगा दोनों तरफ से। मैं यहाँ तक पहुंचा। बेटा यहाँ तक साथ में हो सारे? Yes, sir. आप चाहो ना तो हर एक चीज की हेडिंग डाला करो, सेम रेंज कंडीशन। अगर आप हेडिंग नहीं डालोगे तो आप एक बस पेपर पे ऐसे स्क्रिबल कर रहे हो। सेम रेंज केस में हम यहाँ तक पहुंचे। मैंने 2 बीटा 2 माइनस अल्फा लिखा। अब मैं इसको कैसे इक्वेट करूं? ये बीटा 1 है। बेटा आप साइन का ग्राफ देखते हो, साइन का ग्राफ कैसे बनता है बेटा बताओ? ऐसा बनता है? आराम से बताओ। क्या साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ समझ आता है आपको? 0 पे 0 रहता है, 180 पे भी 0 रहता है, मिडल में पाई बाई 2 पे 1 रहता है ना? यानी अगर मैं साइन थीटा पकड़ूं और साइन 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, पाई माइनस थीटा पकड़ूं तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। देखो साइन पाई माइनस थीटा और साइन थीटा, सिमेट्री से दोनों सेम आएगा। कहने का मतलब है चाहे मैं साइन 30 डिग्री लूं या 180 माइनस 30 लूं, यानी साइन 150 लूं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये चीज क्लियर हुई? दो साइन थीटा तब बराबर होंगे जब एक थीटा होगा और एक 180 माइनस थीटा होगा। क्या आप मेरी बात समझ गए बेटा? Yes, sir. तो अगर मैं बोलूं हे दोस्त तुम कितना हो, तो ये 2 बीटा 2 माइनस अल्फा को अगर मैं मान लो थीटा मान रहा हूं, तो अगला एंगल कितने के बराबर होगा बेटा बताओ? ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा बनेगा। तो मैं ऐसे लिख दूंगा पाई माइनस थीटा की जगह ये 2 बीटा 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, इतना किया हमने, ये हमारा किसके बराबर आ गया?
2 बीटा 1 माइनस अल्फा। किसी को समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? बेटा मैंने एक सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज कर ली है कि साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा बराबर होते हैं। यानी इनमें से किसी भी एंगल को अगर मैं थीटा मानूंगा, अगर मैंने किसी भी एंगल को थीटा माना तो अगला वाला पाई माइनस थीटा हो जाएगा। मैंने पुट कर दिया पाई माइनस थीटा अगला वाला। इसको सॉल्व करने में बेटा आपको क्या मिल रहा है बताओ? देखो बेटा काम की बात ये है ना कि जो रिजल्ट्स आते हैं ना, आपको अभी वो ऐसे लग रहे हैं कि हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, पर एग्जाम में डायरेक्ट केस बन के आएंगे, तब आपको लगेगा अच्छा किया मैंने अपने साथ। आप जब इसको देखोगे तो आपको मिलेगा रीअरेंज करने पे अल्फा अल्फा दोनों तरफ से कट जाएगा बेटा, नहीं नहीं, एक तरफ अल्फा जुड़ जाएगा बेटा, अल्फा भी जुड़ जाएगा। पाई माइनस 2 बीटा 2, अल्फा को उधर भेज देता हूँ, 2 बीटा 1 माइनस 2 अल्फा। बेटा यहाँ तक कंडीशन देखी, तो मैं एक काम करता हूँ, बीटा 2 और बीटा 1 में रिलेशन लिखना है, तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ और लिख देता हूँ पाई माइनस 2 बीटा 1 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 2 बीटा 2। तो मेरे बीटा 2 की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 माइनस बीटा 1 प्लस अल्फा। बेटा ये कंडीशन आपको याद करनी होती है, याद हो गई? मतलब लिख लिया? ये कंडीशन लिख ली बेटा? दिस इज द कंडीशन फॉर सेम रेंज। यानी अगर एक आपका बीटा 1 होगा तो अगला बीटा 2 आप इस कंडीशन पे निकालोगे। बेटा निकल गया केस? तो अगर एक केस में मैं आपको देख के चेक कर लेता हूं कि आप समझे कि नहीं, आप मुझे बताओ। ये मेरा, मैं आपको फिर से इक्वेशन दिखाऊंगा, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। अगर मैंने अगला प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री पे भेजा है, पहला वाला यू स्पीड से, इसकी जो रेंज आती है, मुझे बताओ अगली कौन से मैं एंगल पे चुनूं कि मुझे सेम रेंज मिले। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बताना, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। अगर एक 45 डिग्री पे है विथ हॉरिजॉन्टल, इसको आप बीटा 1 मान लो, तो मुझे आप बीटा 2 निकाल के बताओ बेटा। सोचो कितना आएगा, देखो। याद रखना बीटा हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ था बेटा हर बार। कितना आ गया? पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस बीटा 1, आपने देखा, माइनस बीटा 1, यानी कितना आया? 45 प्लस अल्फा यानी 30 डिग्री। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 75। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको डायरेक्टली ऐसे देगा कि अगला किस रेंज पे बराबर होगा। बच्चों को ऐसे करना है, वो डेरिवेशन करते रहते हैं। उनको ऐसे करना है सर 45 डिग्री और 75 डिग्री पे आंसर सेम आएगा। समझ गए क्या बेटा? हम आगे पढ़ें? यस सर। यस सर। इस क्वेश्चन में होमवर्क क्या करना, अगर इस मतलब पिछले वाले केस में आप एक होमवर्क करना, दोनों में T1 और T2 का रेशियो निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकालना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अलग आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा, रेंज सेम होने का डजंट मतलब। बेटा एक बात याद रखना, अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को ऐसे और ऐसे फेंकते हो तो हमेशा इस वाले के पास ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट रहती है। जितना वाई कंपोनेंट ज्यादा होगा उतना वो हवा में रहता है। क्या ये बात याद रहेगी? जितना वाई कंपोनेंट, किसी भी चीज को आप वेलोसिटी देते हो तो दो कंपोनेंट बनते हैं। अगर मैं एंगल बड़ा रखता हूँ तो वाई कंपोनेंट ज्यादा रहता है। तो वाई कंपोनेंट ज्यादा रहने मतलब हवा में ज्यादा रहेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा रहेगा। इस केस में ये होमवर्क करना, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकालना। ठीक है, इजी है बेटा। अब बीटा 2 और बीटा 1 को लेके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बनाना, छोटा सा आंसर आएगा बेटा। अगर आप सही करोगे तो आपका आंसर बहुत छोटा सा आएगा। मैं लिख देता हूँ रेशियो, ताकि आप घर पे करो तो आंसर आ जाए। साइन बीटा 1 माइनस अल्फा अपॉन कॉस बीटा 1, ये आपका आंसर आएगा। बस घर पे करना, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है बेटा। हम नेक्स्ट पे मूव करें बेटा।
यस सर। देखो कई बार होता क्या है, आपके कोर्स में वो आपको इस तरीके से देते हैं कि जैसे रुको बेटा, हम लोग एक काम करते हैं, पहले डाउन द इंक्लाइन की थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको और केसेस कराता हूँ। डाउन द इंक्लाइन, हम अगर डाउन द इंक्लाइन का डायग्राम बना रहे हैं, अपने मन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर बनाना, क्योंकि हम एंगल हॉरिजॉन्टल जो थ्रोइंग एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में नापते हैं। हमने हमेशा माउंटेन वाला एंगल अल्फा लिया है बेटा, यहां तक समझ आ रहा है? हम इस बार y और x ऐसे डिफाइन करते हैं, ये y रहा और ये x रहा। बेटा धरती अभी भी नीचे ही खींचेगी, धरती के खींचने का पैरामीटर चेंज नहीं होगा। आप समझदार हो तो अपना ax ay निकाल लोगे। हमने पार्टिकल को कुछ ऐसी स्पीड से फेंका है, u स्पीड से, तो हॉरिजॉन्टल के साथ वाले एंगल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा बताओ? बीटा कह रहे थे। देखो हम अपनी डेरिवेशन में कंसिस्टेंसी रख सकते हैं चाहे तो, हमने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल लिया था हमने उसे बीटा कहा। आप कुछ और भी ले सकते हो, आप ये वाला एंगल पूरा भी ले सकते थे ऐसे ऐसे करके, बट ठीक है। तो आपको ये दिखा कि ये एंगल तो अल्फा होगा, यहां तक साथ हो बेटा? अगर मैं इसको अल्फा बोल रहा हूं तो इस L1 और L2 के बीच में आप ध्यान दोगे, L2 पे ये परपेंडिकुलर है और L1 पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। तो अब मैं अगर जी के कंपोनेंट ले रहा हूं तो मुझे इधर मिल रहा है जी कॉस अल्फा, और ये y के अपोजिट है इसलिए मैं माइनस जी कॉस अल्फा लिखूंगा, और मेरा इस तरफ आएगा जी साइन अल्फा। लेकिन ये पॉजिटिव है क्योंकि x के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मुझे मेरे कंपोनेंट मिल गए, ux मिल गया। बेटा आपका ux कितना आ गया देखो, देख पा रहे हो? अगर मैं समझूं तो मेरा ux की वैल्यू आएगी, ये बीटा प्लस अल्फा एंगल यूज होगा, ux विल बी u cos बीटा प्लस अल्फा, uy विल बी u साइन बीटा प्लस अल्फा, और ax हमारा कितना आ चुका है ऑलरेडी? ax आ चुका है हमारा g साइन अल्फा, और ay आ चुका है हमारा माइनस जी कॉस अल्फा। बेटा यहाँ तक साथ में हो? यस सर। और तुम हमेशा ये जी वाले को अच्छे से समझना बेटा, कि जी नीचे है, चाहे तो इसके लिए अलग से डायग्राम बनाना पड़े तो अलग से डायग्राम बनाना, बट फील करना कि इस बार हमने एक्स इधर माना है, माइनस वाई इधर है, पॉजिटिव वाई इधर है। हमारे जी के जब हमने कंपोनेंट लिए तो ये वाला जी साइन अल्फा बना और ये वाला जी कॉस अल्फा, बट माइनस डायरेक्शन में था इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। चलो बेटा हमारा बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब तुम बताओ मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक जेनरिक फॉर्मूला लिखवाया था ना बेटा, क्या होता है बताओ? 2uy/ay लिखवाया था, देखो याद आया? देखा आपने? आप इसको यूज करना स्टार्ट करो कि सर चलो यही तो आएगा। आप चाहो तो फिर से वैसे निकाल सकते हो। इस बार रेंज आपको समझ आ रही है कहाँ होगी बेटा? अगर इस बार पार्टिकल गिरेगा तो आपका कुछ ऐसे जाके गिरेगा, फिर भी y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, r,0। तो हर बार रेंज का फॉर्मूला हम ऐसे निकालेंगे, -2uy/ay। अब चाहे तो फिर से वही करके देख लो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे लिए इजीली आ गई बेटा, कितना आ गए? -2uy यानी 2u साइन बीटा प्लस अल्फा अपॉन ay की वैल्यू कितनी है? -g cos अल्फा। तो बेटा आपका आंसर आ गया, माइनस माइनस साइन काट दो, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ गया। अच्छा काम क्यों नहीं करते हैं, थोड़ा सा पीछे वाली ट्रिक्स यूज करते हैं। हमें रेंज निकालना है, बट हम कैसे निकालेंगे? हम बोलते हैं अच्छा ठीक है सर देखते हैं,
देख पा रहे हो, इस केस में मैं रेंज कुछ नहीं निकाल रहा हूँ, पिछले वाला सारा डेटा यूज कर रहा हूँ। ये मैं तुमको सिखा भी रहा हूँ बेटा कि हम रेंज पे आए और मैंने वाला बदला क्या है, व्हाट इज चेंज। यानी एक बार हमारा, अगर मैं ऐसे बोलूं, देखो बेटा मैं डायग्राम से समझाऊं, आप प्लीज समझने की कोशिश करना। अच्छा सर, एक बार हमारा अल्फा ऊपर है, ऐसे है, और एक बार हमारा अल्फा इस तरह से है। मैं डायग्राम में समझाता हूँ बेटा, रुक जाओ। क्यों मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ अप द इंक्लाइन को याद कर लेते हैं, हमारे सारे केस कवर हो जाते हैं। अगर तुम अप द इंक्लाइन को याद कर लोगे तो ऑल द केसेस विल बी कवर्ड। एक बच्चा आया, उसको ये समझ आता है कि अप द इंक्लाइन में रेंज का फॉर्मूला क्या है। वैसे लिखा हुआ है कि सर मेरा रेंज का फॉर्मूला अप द इंक्लाइन में आता है यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 बीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा। और डायग्राम वो ऐसे बनाता है कि सर ये मेरा बीटा है और ये अल्फा है। जब डाउन द इंक्लाइन की बारी आती है बेटा, देखो ये आपका अल्फा बनता है और ये आपका हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा बनता है। देख पा रहे हो बेटा, यानी इस वाले केस को अगर मैं हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में बोलूं तो ये बीटा माइनस अल्फा टाइप का था, हॉरिजॉन्टल के हिसाब से सोचो। और ये हॉरिजॉन्टल के हिसाब से, ये हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे ऐसे, मतलब एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल नहीं। तो यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल के साथ जब मतलब इसके साथ देखते हैं एक्स के साथ, तो बीटा प्लस अल्फा होता है। क्या ये बात समझे? मतलब यहाँ पे जो माइनस अल्फा था तो वहां पे क्या है, प्लस अल्फा है। क्या ये लाइन समझ आई बेटा? देख लो। यस सर। तो अब यही चेंज अगर आप मैथमेटिकली याद रखोगे तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। सॉरी बेटा। तो अब वहां पे जहां जहां हमारा माइनस अल्फा है हम लोग क्या कर देंगे, हे दोस्त माइनस अल्फा तुम प्लस अल्फा बन जाओ। तो अब डाउन द इंक्लाइन रेंज का फॉर्मूला याद हो गया? बताओ बेटा, माइनस अल्फा का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस अल्फा ही रहेगा, तो ये इस पे फर्क नहीं पड़ा, कॉस स्क्वायर अल्फा ही रहा। साइन 2 बीटा और माइनस अल्फा की जगह तुमने क्या लिख दिया, साइन, डेरिवेशन नहीं करनी इस बार, 2 प्लस अल्फा, माइनस अल्फा की जगह प्लस अल्फा माइनस साइन। बेटा देखो हमारा, तुम माइनस साइन, बेटा मेरे को उम्मीद है कि बच्चों को ये सब थोड़ा थोड़ा आता हो, मुझे नहीं पता अभी कमांड हुई है कि नहीं, बट ये सब आपको आना शुरू हुआ। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अरे कुछ मत करो, ग्राफ के साथ खेलना शुरू करो। ये साइन थीटा ग्राफ बना, पीछे से जा रहा है, यानी थीटा इधर जो वैल्यू होगी माइनस साइन थीटा की वैल्यू जस्ट अपोजिट साइन में होगी। देख पा रहे हो, जितना प्लस उतना माइनस। क्लियर हुआ बेटा? तो मैं माइनस साइन को अंदर ले जा सकता था और इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता था कि सब वैसे ही रहता, साइन यहाँ प्लस आ जाता, साइन माइनस अल्फा। तो माइनस अल्फा को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, प्लस अल्फा से। तो मेरा आंसर साइन प्लस अल्फा आ जाता है, ये आ जाता है मेरे रेंज का फॉर्मूला। और आपको मैंने ट्रिक क्या दी है, जस्ट माइनस अल्फा की जगह प्लस अल्फा पुट कर दो, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा बना बेटा आपका? अप द इंक्लाइन याद कर लोगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे। ठीक है बेटा? बेटा आपको क्वेश्चन दूं, करोगे? बेटा एक क्वेश्चन फॉर्म में करते हैं बेटा, ठीक है? चैट पे, हाँ हाँ गुड बेटा। देखो मैं पहले आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ बेटा, क्योंकि लैंग्वेज लिखवाने में टाइम वेस्ट होता है। आपको ये हॉरिजॉन्टल, ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। A projectile is thrown from the base of an incline of angle 30 degree. It is thrown at an angle 60 degree. मतलब इसको फेंका गया है 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। याद रखना हमने बीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लिया था, तो ये एंगल 60 डिग्री दिया है। तो कुल मिला के आपको बीटा 60 दिया है, अल्फा 30 डिग्री दिया है।
और आपको जो लॉन्चिंग स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। आपसे पूछा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, कितना आएगा? निकालो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जल्दी बताओ बेटा, कितना आ जाएगा बेटा? मैं आपको डाउन द इंक्लाइन अप द इंक्लाइन की पूरी शीट दूंगा सॉल्व करने के लिए बेटा। बेटा आपका आंसर आया? देखो ना, हमें करना ही क्या होता है बेटा, आप कोई भी फॉर्मूला याद कर लो, आपको आंसर याद आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट ही सबसे इजी पड़ता है बेटा। देखो ये आंसर होगा आपका। बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? सारी चीजें आपको दे रखी है। व्हाट इज द वैल्यू? सोच के बताओ बेटा, वैल्यू कितनी आ रही है? आपको U10 दे रखा है, बीटा आपको 60 दे रखा है, अल्फा 30 डिग्री दे रखा है, तो आपका आंसर कितना आएगा? तुम हाथ में पेन लेके नहीं बैठे हो ना बेटा? जितने बच्चे अभी क्लास में हैं, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद मुझे सारे नोट्स की कॉपी तुरंत भेजेंगे, तो मुझे पता लग जाएगा। व्हाट्सएप पे भेजना बेटा, आई विल चेक पर्सनली कि तुम लोग क्लास में नोट्स बनाते हो कि नहीं। बेटा आप लोग को आंसर नहीं आया, जी को 10 ले लेना। आंसर कितना आया बताओ? हाँ गुड बेटा, एक बच्चे ने भेजा है बेटा बस अभी। गुड बेटा, दो बच्चों का आया। अजितेश बेटा आप अच्छा कर रहे हो, और पुश करो। अंकित बेटा आप भी। देखो बेटा, हमको सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी थी और कुछ नहीं। मैं अजितेश पे और अंकित पे भरोसा करता हूँ। उनका आंसर आया है 2√3/3 बेटा, 2√3/3। ये यानी अगर सबसे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन 2/√3 आ रहा है, अगर आपका भी आंसर यही है तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आपको नेक्स्ट कंडीशन दी है, एक होमवर्क देता हूं सोचने के लिए। होमवर्क ये है, आपको कैसे इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है विद एन एंगल अल्फा। आपसे पूछा क्या है, मैं एक एंगल ऐसे थीटा, बेटा देखना थीटा कहाँ लिया है मैंने, थीटा पे ध्यान देना। और एक चीज को मैं ऐसे थीटा, मतलब इस जो इंक्लाइन वाला सरफेस है इसके साथ दोनों एंगल थीटा है। देखो इस सरफेस के साथ दोनों एंगल थीटा है और दोनों स्पीड u है। अगर मैं इसको a बोल रहा हूं और इसको b, तो आप बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा होगा? जब ये ऐसे गिरेगा तो वो ज्यादा होगा, या ऐसे ये जाएगा तो वो ज्यादा होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट आप मुझे कंपैरिजन बताओ। चलो मैं आपको चार ऑप्शन देता हूँ, ए बी सी डी, आराम से घर पे बैठ के करना, किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। सर जो बी का जो यू है सर वो पैरेलल है हॉरिजॉन्टल के साथ। नहीं नहीं बेटा, ये सारा एंगल इसके साथ है, ये हॉरिजॉन्टल इसके साथ नहीं दिया है मैंने। हॉरिजॉन्टल अलग हो सकता है बेटा, ठीक है। वैसे अच्छा है बेटा आपने क्वेश्चन पूछा, इज ए गुड थिंग। ये आपका सिर्फ इंक्लाइन प्लेन के साथ थीटा है, ये दोनों थीटा इंक्लाइन प्लेन के साथ है। इंक्लाइन प्लेन एंड प्रोजेक्शन ऑफ बॉल के बीच में, प्रोजेक्शन के बीच में, तो टी इक्वल टू टी बी होगा। फिर टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, या टी ए लेस देन टी बी,
या TB लेस देन TA, या तो बेटा इन दोनों में कोई रिलेशन होगा। आप बताओ बेटा, आराम से होमवर्क करना, कर लोगे? और बेटा कमाल की बात है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस दोनों केस में टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला पुट करके चेक करना है। बस इतना याद रखना, पहले इस ए वाले केस में बीटा की वैल्यू थीटा प्लस अल्फा होगी, और अगले वाले केस में जब तुम इसको लोगे तो बेटा याद रखना, हमने जब डाउन द इंक्लाइन किया था तो हमने कुछ ऐसे बॉल फेंकी थी और इसको लिया था बीटा। अब तुम्हारा बेटा जो चीज यहाँ पहुंच गई है, तो मैं इस एंगल को थीटा की जगह, मतलब यहाँ पे हमारा थीटा क्या हो जाएगा बेटा, सोच पा रहे हो? हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में फॉर्मूले पुट करने होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में तुम देखोगे सर ये आ गया हमारा, ये एंगल कितना आ गया बेटा बताओ? तुमको ये समझ आ रहा है ना बेटा, ये टोटल एंगल अल्फा होता। मैं ऐसे बनाता हूँ, सर वहां पर 90 माइनस थीटा पुट करना है। नहीं नहीं यहाँ, अच्छा ये देखो मेरे को ऐसे बताओ, मैं तुमको बस बोल रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वेट कर लेना। देखो मैंने बॉल को ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, लेकिन हम लोगों ने जब डेरिवेशंस किए हैं तो अपनी डेरिवेशन के हिसाब से हमारा बीटा का, हमारा हमने बॉल ऐसे फेंकी थी यानी प्लस बीटा था। इस बार हमारा बीटा कैसे है? माइनस है ना? क्या आपको मेरी बात समझ आई? ये हॉरिजॉन्टल लाइन और तुमने ऐसे बॉल फेंक दी है और ये एंगल दिया है तुमको, बट हम लोग एंगल किसके साथ नाप रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में। तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है सर, उन्होंने थीटा लिखा है तो लिखने दो, हमको पता है कि हमारा ये एंगल, ये टोटल एंगल अल्फा है, तो बेटा यहाँ पे भी टोटल एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल अल्फा आएगा, टोटल वाला। ये तो आपको पता है ना बेटा, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका? अल्फा माइनस थीटा। तो आप सेकंड केस में बोलोगे सर डेरिवेशन के वक्त हम ऐसे सोचते थे ये बीटा है हमारा, लेकिन इस केस में हमारा ये प्रोजेक्शन नीचे हो गया है हॉरिजॉन्टल के, तो मैं इसको माइनस साइन के साथ पुट कर दूंगा। बेटा देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं अगर ऐसे जाता हूँ तो मैं +30 पुट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, और मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मैं फॉर्मूले में -30 पुट करूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? आपको बार बार डेरिवेशन नहीं करनी है, बच्चे बार बार डेरिवेशन करने पहुंच जाते हैं। आपने अपनी डेरिवेशन में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने क्या माना था। आपने माना था कि आपका जो एंगल है ये वाला बीटा विथ हॉरिजॉन्टल, स्टार्टिंग से आप यही मान रहे हो, तो अगर आपको इस तरह से प्रोजेक्टाइल दिया है तो आपको ये एंगल पुट करना पड़ेगा आंसर में, हॉरिजॉन्टल के साथ जो हो विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल से ऊपर पॉजिटिव और हॉरिजॉन्टल से नीचे नेगेटिव माना था। आप समझ गए बेटा? और आपका आंसर आ जाएगा। वैसे मैं चाहता था कि खुद आप करो, आप इसको बेटा बस खुद करो, क्योंकि जितनी हिंट मैंने दी थी वो भी गलत किया बेटा, आपको खुद से करने देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए बेटा। बेटा मैं आपसे कैलकुलेशन करवाना चाहता हूँ बेटा थोड़ी सी, ताकि आप लोग एग्जाम के हिसाब से रेडी हो। एग्जाम में यही क्वेश्चन कुछ ऐसे बन के आता है, देखो जरा। डरना नहीं बेटा, ऐसे सिंपली सोचो दो माउंटेन आसपास मिल रहे हैं, और फाइट्स ऐसी भी तो होती है। प्यार से सोचो जरा, आपको दे रखा है कि एक पॉइंट पी से एक आदमी ने, सोचो बेटा जब हिमालय पे हमारी इंडियन आर्मी फाइट करती है तो कई बार एनिमी इधर रहता है। बेटा प्रोजेक्टाइल पूरा ना वॉर के हिसाब से सोच सकते हो कि भाई ये हमारा एनिमी है, यहां से हमारे पास हमने लॉन्च किया। अब आपका मकसद क्या होगा बेटा? एनिमी का सर फोड़ना ना, बताओ, यही तो आपका मकसद होगा यहाँ पे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, आपको ये वेलोसिटी दे रखी है 10√3। यहां तक आया बेटा आपको समझ में क्वेश्चन? यस सर। ठीक है बेटा, मैं जानबूझ के ये एंगल मैंने 30 और 60 लिया। कोई बता सकता है ये एंगल 30-60 क्यों लिया गया बेटा? अच्छा बेटा, टोटल एंगल कितना होता है? 180 होता है एक स्ट्रेट लाइन का। अगर 60 और 30 चला जाएगा तो क्या ये एंगल 90 बचेगा? हाँ या ना, देख लो बेटा, ये बात समझ आई?
कि दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो मैंने ऐसा जानबूझ के लिया है ताकि आप यहाँ पे x और y मान सको। बेटा x y हमारे गुलाम होते हैं, बस उनको 90 डिग्री पे रखना होता है। x y भगवान नहीं देता है, हम चुनते हैं, बट कीप देम एट 90 डिग्री। ये नहीं कि सर ये मैंने x मान लिया और ये मैंने y मान लिया, ये पाप हो जाएगा। ऐसे मान सकते हो x और y। ठीक है बेटा, अब मुझे अब इस पे क्वेश्चन करके दिखाओ। इस केस में अगर मैंने एक्स वाई दिया है तो आप मुझे ए एक्स बताओ कितना होगा, और ए वाई बताओ कितना होगा। बताओ बेटा, यही कंडीशन दे रखी है। आपको एक चीज और दे रखी है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलरली गिरता है। जब यहाँ पे गिरता है नॉर्मल फॉल होता है। बेटा नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर फॉल ऑन क्यू, ये कंडीशन और दे रखी है। तो कैन यू कैलकुलेट ए एक्स एंड ए वाई? आपको हिंट चाहिए क्या बेटा, बताओ। ए एक्स इक्वल टू, अच्छा बेटा मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, कभी भी तुम कंफ्यूज हो, मैं आंसर के हिसाब से सोचने को बोल रहा हूँ। धरती कहाँ खींचेगी बेटा ये बताओ। क्या धरती तुम्हारे एक्स वाई मानने के हिसाब से चेंज हो जाएगी क्या? धरती बोलेगी ओ इस बच्चे ने एक्स इधर माना है तो हम इधर एक्सेलरेशन लगाए? नहीं ना बेटा, धरती तो हमारा एक्सेलरेशन हमेशा ऐसे देगी। ये बात समझ आ रही है? तो आपको फीलिंग आ रही है क्या कि अगर जी नीचे खींच रहा है तो एक्स के अलोंग ये जीरो होनी चाहिए? आपको ऐसी फीलिंग आ रही है? आपको नहीं लग रहा एक्स के अलोंग वो कुछ आएगा? एक्स ए वाई बेटा जीरो नहीं आएंगे, ठीक है? सोचो कैसे होगा क्वेश्चन। आपको डेटा में इतना ही दिया है, टू इंक्लाइन प्लेन दे रखे हैं जिसमें एंगल 30 और 60 डिग्री है, और इन दोनों को टच करा दिया गया यहाँ पे। हम लोगों ने, अच्छा देखो बेटा एक काम करते हैं, मैं इसको भी ये ले लेता हूँ 90 डिग्री। अब मुझे बताओ क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या? मैं इसको भी 90 ले लेता हूँ, इसको भी 90 ले लेता हूँ, कि ये सोचो आपका 90 डिग्री से ही लॉन्च हुआ है और ये 90 डिग्री पे ही गिर रहा है। अब आंसर बता सकते हो बेटा? आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देख लो बेटा, अगर आपको डायग्राम थोड़ा सा जल्दी बना के दूं, ये 30 डिग्री है, हमने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया ऐसे 90 डिग्री से, सामने एक और माउंटेन है, वहां पे जब ये जाके गिर रहा है ना तो भी 90 डिग्री पे गिर रहा है। बस आपको एक्स ऐसे मानना है और वाई ऐसे मानना है। ये वो देखना चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि तुम लोग अपने दिमाग में एक्स वाई मान पाते हो कि नहीं। ये गया भी 90 डिग्री से है और आया भी 90 डिग्री पे। इस पॉइंट को पी बोला, इसको क्यू, और इनिशियल लॉन्चिंग स्पीड वाज 10√3। तो आपको ए एक्स ए वाई निकालना है। मैं करके दूं बेटा कि आप लोग करोगे बताओ? बेटा देखो धरती हमेशा खींचेगी नीचे, तो एक बच्चा ऐसे सोच लेता कि सर ये केस तो, हाँ चलो आंसर में आ रहा है मुझे। गुड बेटा गुड।
आपको कुछ नहीं करना, वेरी गुड बेटा। धरती हमेशा ऐसे खींचेगी। आपको अपना एक्स और वाई के हिसाब से सोचना है। अगर आप डायग्राम अलग से बना लोगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी। एग्जाम्पल लिए बोलता हूँ, मान लो तुम यहाँ पे ऐसे एक डायग्राम बना लिए, ये आपको पता है धरती नीचे खींच रही है, ये एंगल 30 है, तो बेटा ये एंगल कितना होगा, ये भी 30 होगा। तो इस तरफ वाला कंपोनेंट कितना आएगा, देखो बेटा याद समझो, ये x और ये वाला भी x होगा, मतलब ये x एक्सिस होगा, ये वाला भी। तो अगर मैं g cos 30 निकालता हूं तो मुझे ax मिल जाता है माइनस साइन के साथ में। क्या आपको बात समझ आई? तो कितना आ जाएगा ये x की वैल्यू, माइनस जी यानी -10 ले लिया, और cos 30 यानी √3/2, यानी ax की वैल्यू आ गई मेरी -5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, y हमने इधर माना है, यानी ये वाला, तो ए वाई की वैल्यू आ जाएगी जी साइन 30 माइनस साइन में, यानी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा क्या यहाँ तक पहुँच गए तुम? बेटा साइन 30 1/2 होता है, इतना पता होगा तो ये हो जाएगा। यहाँ तक हो गया बेटा, मेरी बात समझ गए? इस क्वेश्चन में बस वो आपसे ये चेक करना चाहते थे कि आपको बेसिक में एक्स ए वाई निकालना आता है कि नहीं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। यस सर। ठीक है बेटा, और बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे चाहे कैसा लगे, इसी को एंजॉय करना शुरू करो, आपको धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाता है। बेटा देखो इंसान उतना ही स्ट्रांग है जितना वो मेंटली स्ट्रांग है। जितना तुम सोचोगे ना, अगर तुमको ये फीलिंग आती है कि सर मेरी आईआईटी रैंक 1 आने वाली है, तो वो आ भी सकती है। लेकिन अगर तुमको अपने आप को जज करने का टाइम है कि मैं कमजोर हूँ, तो बेटा फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। कि 99% चीजें अंदर से आनी चाहिए कि भाई मैं तेज हूँ, मैं अपने हिसाब से करूंगा। तुम चाहो तो इजी क्वेश्चन एंजॉय कर लो, तुम चाहे तो टफ क्वेश्चन एंजॉय कर लो। बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, रुको मैं डेटा के साथ देता हूँ, शायद आप ये तुरंत कर लोगे। आपको इस तरीके से देखो, एग्जाम में वो तरीका नहीं, वो सिंबल यूज नहीं करेगा जो क्लास में किया गया, बेटा सिंबल चेंज हो जाता है। आपको एक प्रोजेक्टाइल दिया है जो हॉरिजॉन्टल के साथ, देखो यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है इंक्लाइन प्लेन। आपसे पूछा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट रेंज इज मैक्सिमम। बेटा आज ही कराया है बेटा, रेंज इज मैक्सिमम करने के लिए थीटा की वैल्यू बताओ, व्हाट इज थीटा। आज ही कराया है बेटा क्वेश्चन। स्पीड फिक्स है, अगर मुझे पता है इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री पे है, तो कितने में एंगल से फेंकूंगा कि रेंज मैक्सिमम आ जाए। फॉर व्हाट थीटा रेंज इज मैक्सिमम, बताओ बेटा कितना एंगल होगा। ऑप्शन दो, 45 डिग्री, 60 डिग्री। 30 से छोटा आंसर मत देना बेटा कभी, हमेशा आंसर्स को देखना, 30 का नीचे का मतलब समझ जाना। 75 डिग्री, 90 डिग्री, किस एंगल पे हमारी रेंज आएगी? सर 75। 75 पे। आपने फॉर्मूला क्या लगाया बेटा? देखो आज हम लोगों ने क्लास में क्या रखा था, हमारे रेंज का फॉर्मूला कहाँ पे था, यही था बेटा, ये वाला था ना। आपको थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? अल्फा हमारा थीटा था ना, मतलब अल्फा हमारा वो है ना जो इंक्लाइन प्लेन के साथ है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बताओ बेटा? अगर आप पाई/2 पुट कर दोगे तो आपको 90 मिलता है, यानी यहाँ पे 45 मिला, प्लस अल्फा/2। अल्फा कितना है बेटा बताओ? अरे देखो हमारे केस में हमने अल्फा ये लिया था यहाँ पे डेरिवेशन करते वक्त, और इसको बीटा लिया था, और वो यही पूछ रहे हैं कि बीटा कितना है। अब मैं यहाँ पे आ गया, मैंने पाई/4 को लिया 45, और अल्फा मेरा 30 दिया हुआ है, तो आंसर कितना आ जाएगा आप बताओ? अल्फा 30 दिया है ना बेटा, क्या आपको
समझ आ गया कि अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फिर जिन बच्चों को आता है वो बोलेंगे सर एक लाइन का क्वेश्चन दिया था एग्जाम में, वो बोलेंगे सर क्वेश्चन में था ही क्या सर, हमको π/4 प्लस α/2 लिखना था बीटा को, हमारा आंसर आ जाता मैक्सिमम रेंज के लिए। अब एक बच्चा मतलब बिल्कुल बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहा है कि सर क्वेश्चन ईजी है, एक बच्चा पूरी डेरिवेशन लगाएगा, फिर बीटा निकालेगा, फिर वैल्यू पुटिंग करेगा डिफरेंशिएट करके, या साइन थीटा को 1 लेके वो ये रिजल्ट पे पहुंचेगा। और एक बच्चा बोलेगा नहीं सर ये तो मैं कमिट टू मेमोरी रखा हूँ। बेटा प्रोजेक्टाइल के अगर सारे केस करने हैं तो अप द इंक्लाइन को याद कर लो, तुम उससे सारे केस कर सकते हो। तुम बोलोगे तो मैं ना बीच में अप द इंक्लाइन, मैं बेटा पता है ऐसे नोट्स बनाता था कॉलेज में, अगर मतलब कॉलेज जाने से पहले, यहाँ अप द इंक्लाइन लिखा है, यहाँ नॉर्मल वाला केस, और यहाँ डाउन द इंक्लाइन, मैं सबको कनेक्ट कर देता था ऐसे ऐसे करके, इस फॉर्मूले से ये कनेक्ट होगा, इस फॉर्मूले से ये कनेक्ट होगा, इस फॉर्मूले से ये कनेक्ट होगा, और सारे कनेक्ट हो जाते थे। क्यों? इसको आप सॉल्व करो, इसमें अल्फा 0 पुट करोगे तो नॉर्मल वाला केस मिल जाएगा, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल केस। इसमें अल्फा की जगह यहाँ पे जाने के लिए माइनस अल्फा पुट कर दो, आपको सारे केस मिल जाएंगे। बस इतना याद रखना, अल्फा इज विथ हॉरिजॉन्टल, सॉरी बीटा बीटा, हाँ मतलब वही बात है, अल्फा यहाँ का अल्फा माइनस अल्फा पुट कर देना। और एक बात याद रखना कि जब हम एंगल नापते हैं बीटा तो विथ हॉरिजॉन्टल होती है, ताकि तुम्हारी कुछ गलतियां ना आए। बेटा ये बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके दो बेटा, मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं आपको इसकी एक शीट भेजूंगा पूरी, जिसमें 25 क्वेश्चन करीब होंगे और आपको पूरी शीट सॉल्व करनी होगी। और बेटा कोई भी टारगेट आपका 2 साल का होता है, तो कोई बच्चा 4 क्वेश्चन करके थक जाता है ना, तो एटलीस्ट ये सब शीट संभाल के रखो, रिवीजन के समय हम पूरा कर लेंगे। और पैनिक मत हो बेटा, आप जिस दिन समझोगे, एंट्रेंस हमेशा एक मैराथन है, आप एक दिन में अपने आप को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे हफ्ते भी आएंगे जब आपको लगेगा इस हफ्ते मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, और ऐसे हफ्ते भी आएंगे जब आपको दुनिया ही नहीं दिखेगी, सिर्फ किताबों के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। तुम्हें ये भी भूल जाओगे कि दुनिया में भी पेंडेमिक चल रहा है, तुम इतना पढ़ रहे होगे, तुम्हें कुछ नहीं पता। खाना भी तुम्हारी टेबल पे आ रहा होगा, खाना खाया, किताब के सामने बैठ के पेन घिस रहे हो। और एक ऐसा भी दिन आएगा ना कि जब तुम राइटोमीटर एक पेन आती है उसको 2 दिन में खत्म करोगे। और बेटा पता है, अगर आपका फ्रेंड सर्कल कभी भी टॉपर टाइप का रहा है ना, तो वो ये लैंग्वेज यूज करते हैं। हम लोग का जो रेनॉल्ड 045 वाला पेन था, वो 2 दिन 1 दिन में खत्म हो जाता था। अब बेटा मैं आज की जनरेशन को पेन गिफ्ट करता हूँ जानबूझ के। जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में थे तो मैं बच्चों को राइटोमीटर देके ये चेक करता था वो कितने दिन में खत्म करते हैं, और आई वॉज पजल्ड कि वो कहते कहते 1 महीना चला लेते हैं। और मुझे नहीं समझ आता कि फिर पेन ही नहीं चल रही तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। क्योंकि देखो बेटा, इस बच्चे में उसी के हाथ में ना कैलकुलेशन फ्रेंडली हाथ हो जाएगा उसका, जो पेन चला रहा है। आपको पता है जे एडवांस देने वाले जो 7-8 बच्चे प्योर जे एडवांस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कनिका, अद्रिजा, आपका एक कार्तिक बच्चा है, अर्चना, आपका ये ऋषि करके बच्चा है जिसका असली नाम सौम्य है, अयान, ये जो बच्चे आईआईटी निकाल रहे हैं ना, ये बच्चे अगर कभी भी तुम इनकी काउंसलिंग में जाओगे ना, तो इनको पहले ये सिखाया जाता है कि कैलकुलेशन फास्ट करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, लॉग, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस पे आपकी कमांड इम्पेकेबल होनी चाहिए। और ये बहुत थोड़ा सा है, बच्चे सिर्फ इससे डरते हैं, इट्स जस्ट लाइक 2 और 3 पेज नोट्स ओनली, अगर थ्योरी के हिसाब से बात करूं तो मैं। लेकिन इस पे कमांड कैलकुलेशन वाइज फास्ट होनी चाहिए। अब 2 साल ले लो, मेन एग्जाम से पहले आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज हो जानी चाहिए, कि टीचर लिख रहा है, बेटा मैं क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं किया हूँ, अब तड़तड़ा के आंसर बोल रहे हैं सर इसकी वैल्यू इतनी आएगी, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है। बेटा आपको ये दिख रहा है, यहां तक डायग्राम दिख रहा है ना? अब आपको सिर्फ ये दिया है, रेंज निकालो, कैलकुलेट रेंज, जल्दी से बेटा कैलकुलेशन दिखाओ मुझे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, जल्दी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी? अगर ये r,0 है तो जल्दी से 2 चीजें निकाल के दो मुझे।
ये बेटा एग्जैक्ट आंसर आएंगे आपके। हाँ बेटा गुड, वेरी गुड बेटा। देखो बेटा एक बच्चा जब कर सकता है तो सारे कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो बेटा फास्ट करनी ही पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो ना कि कैलकुलेशन में नोट्स बना के बाद में कर लूंगा, तो बेटा मैं तुमको बता रहा हूँ जिन लोगों का ना लाइव क्लास में परफॉर्मेंस नहीं होती है, वो लाइव क्लास इज जस्ट लाइक एग्जाम रेडी। बच्चा जो एग्जाम में करता है वही लाइव क्लास की बात है। बेटा आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो। हाँ वेरी गुड बेटा। मुझे जितने बच्चों ने आंसर भेजा है अब तक सही भेजा है। मुझे दोनों बच्चों ने आंसर भेजा है 20/3। सही है बेटा, गुड। बेटा आप लोग भी एक बार चेक करो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। बेटा हमें सिर्फ फॉर्मूला ही तो पुट करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट कर लो। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो बेटा, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। आपको लगेगा कि सर कुछ केसेस करा रहे हैं, ये केसेस क्या आ रहे हैं। तुम जब एग्जाम खोल के देखोगे ना तो इसी टाइप के केस में वो लैंग्वेज चेंज करता रहेगा कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये है, इसी टाइप का केस रहेगा। अब टीचर ने तुमको ये केस कराया है और एग्जाम में वैसे ही डायग्राम दिख रहा है तो तुम्हारा डर कम रहता है बेटा। अब देखना जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। हाँ बेटा वेरी गुड। एक बार चेक करना बेटा, दो बच्चों का आंसर अलग आ रहा है। अजितेश बेटा और सौम्य बेटा आपका आंसर अलग आ रहा है। देखना जरा, आप देखना इस डायग्राम को वहां पाओगे, चाहे वो लैंग्वेज चेंज कर दें कुछ भी कर दें, आपको इसी टाइप का डायग्राम दिखेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू बेटा कितनी आई आप लोग की? इज इट कमिंग 2/√3? ये आंसर सही होना चाहिए बेटा। आगे बढ़े बेटा। यस सर। देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा साथ में बनाना बेटा। मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ इसको। आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका एक्स है, ये वाई है। आपको पूछा है, ध्यान से देखना बेटा, मैं सारी वैल्यू जानबूझ के सेम ले लेता हूँ। चलो ये बस क्वेश्चन इस तरह से आता है, ये जब प्रोजेक्टाइल जाती है तो किसी एक पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आपको वो स्पीड निकालनी है। कितने बच्चे क्वेश्चन समझ पाए? जैसे कोई बच्चा यहाँ खड़ा है तो उसको ये ऐसे हॉरिजॉन्टली दिखेगी इसके फ्रेम में। क्या आप मेरी बात समझ पाए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v which will look parallel to the x axis? अगर मैंने x axis माना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v is parallel to x axis। आप मेरी बात समझ गए बेटा? आप ये क्वेश्चन कैसे निकालोगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? हाउ यू विल कैलकुलेट इट? बेटा बिल्कुल मत डरो, अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल हो गई है तो इस प्लेन में उसके पास क्या जीरो हो गया होगा? वाई कंपोनेंट जीरो हो गया होगा। हाँ या ना, सोचो जरा। यस सर। तो एक बच्चा ऐसे कर सकता है कि सर हम लोग डरेंगे नहीं, हमको सर ने सिखाया है हम यूएक्स निकालेंगे, हम यूवाई निकालेंगे, हम एक्स निकालेंगे, एवाई निकालेंगे, और सिर्फ ये सोचेंगे कि इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल मेरा जाते जाते ऐसे हो गया है, हॉरिजॉन्टल हो गया है, यानी सिर्फ उसके पास एक्स कंपोनेंट है, तो मेरा वेलोसिटी इन वाई जीरो होगा। मैं ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करूंगा, वी वाई इक्वल टू यू आई प्लस ए वाई टी, सच दैट
वी वाई इज 0। आपको यू वाई पता है, आपको ए वाई पता है। बेटा ये तो पता है ना हम लोग को, इस क्वेश्चन में देखो ये तो निकाल लोगे। सबसे पहले यही सिखाया है कि यू वाई ए वाई कैसे निकालते हैं। तो टाइम आ जाएगा कि कितनी देर में आप यहाँ पहुंचोगे। मेरी बात समझ गए बेटा? देखो इसको जैसे ही 0 करोगे आपको मिलेगा माइनस यू वाई बाई ए वाई। आपको नहीं लग रहा ये हाफ टाइम ऑफ द फ्लाइट है? देखो 2 यू वाई बाई ए वाई आपका फुल टाइम था, तो ये हाफ होगा कि नहीं? तो आपका आंसर टाइम में आ गया। अब आप कैसे v निकालोगे? आप बोलोगे सर देखो कभी भी वेक्टर की मदद ले तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, मेरे को यहाँ पे v निकालना है, उसमें सिर्फ x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट तो मेरा 0 है। क्या आपको ये बात समझ आई? ये 0 है, तो यानी कुल मिला के सर आप यही तो कह रहे हो कि vx निकालो, क्योंकि वही v के बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो एक बच्चा ऐसे कर लेता ux प्लस axt और ऑलरेडी वो t निकाल चुका है, तो उसका vx आ जाता और वो टाइम आ जाता, जहां पे टाइम हमने निकाल लिया, वो वेलोसिटी आ जाती जो पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल होती। क्या आप मेरी बात समझ गए बेटा? कुल मिला के जितनी बार तुम सोचोगे, जितनी बार तुम समझोगे, हर चीज का तोड़ वही है, यूएक्स यूआई एक्स ए वाई को निकालो। और छोटी छोटी बातें याद रखो जो क्लास में टीचर बोलता है कि बीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लेते हैं। ये लाइन बहुत छोटी सी है पर आपके सारे केस करा देगी। आपको अपने दिमाग में डेरिवेशनल अप्रोच किसकी रखनी है? आपको डेरिवेशनल अप्रोच रखनी है अप द इनक्लाइन की। अप द इनक्लाइन पे आप कमांड कर लोगे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल, और डाउन द इनक्लाइन सिर्फ एक छोटे से चेन से मिल जाएगा आपको। क्या बेटा आप एक बात समझ गए? अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन दूं क्या बेटा? बेटा आप लोगों में एनर्जी मुझसे ज्यादा होनी चाहिए हमेशा। एनर्जी तो बेटा आप लोगों में ज्यादा होनी चाहिए। बेटा मैंने एक नियम सुना है, वो बच्चा अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो बच्चा अंडर परफॉर्म कर रहा है हमेशा, जो जिस भी जगह जाता है और वहां उसकी एनर्जी रूम में कम होती है। तुम किसी भी रूम में जाओ, तुम कहीं भी जाओ, अगर तुम्हारी एनर्जी वहां पे सबसे ज्यादा है तो आज नहीं तो कल तुम्हारा जीत होगी बेटा। मैं तुम लोग को ऐसे लाखों एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पे लोगों ने एनर्जी ज्यादा लगाई है और उन्हें सक्सेस ज्यादा मिली है। कॉन्फिडेंस, एनर्जी। आप कभी भी अपने लाइफ में ये करके देख लेना। आप ये सोचना कि आज मैं अपनी पूरी एनर्जी से बैठता हूँ, पैशन के साथ बैठता हूँ। आप देखना ये सब जो प्रोजेक्टाइल वोक्टाइल है, बच्चे 3-3 घंटे में खत्म करके उठ जाते हैं अगर उनकी पेन चलती है तो। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, डायग्राम बनाओ ऐसे। आपको बॉल इस तरह से फेंक दी गई है, देखो जरा, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग बॉल को फेंक दिया गया है। ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल हम अल्फा लेते हैं, ओरिजिन यहां ले रहा हूं बेटा, तो बॉल कुछ ऐसे जाएगी। दैट इज ट्रू। डायग्राम बना लिया हमने इस, और लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा लिख देगा कि बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली डाउन द इंक्लाइन। बेटा यहां तक साथ में हो? अब सिंपली ये पूछा है कि इसके कोऑर्डिनेट बताओ। बताओ बेटा, यू स्पीड मान लो, इसके कोऑर्डिनेट बताओ कितने होंगे। तो आंसर कैसे करोगे बेटा बताओ? सोचो सोचो, आराम से सोचो। मुझे बस इसके कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो आप पहले बोलो सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन करो। तो जानबूझ के एग्जामिनर क्या करता है, वो तुम्हें तंग करने के लिए, बेटा मैं बता रहा हूँ कोई बच्चा तेज और कमजोर नहीं होता। एक ना मेथड डेवलप हो जाता है आपके दिमाग में कि कैसे अप्रोच करनी है, कहाँ कहाँ गलती होती है। बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, देखो मैंने एक्स और वाई यहाँ दे दिया, अब फिर वो पूछेगा व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि सर थोड़ा सा मेरा वाई नेगेटिव आना चाहिए। देखो प्लस हमने 0 यहाँ माना है, तो वाई मेरा नेगेटिव आएगा समथिंग कुछ, और एक्स मेरा पॉजिटिव आएगा समथिंग कुछ। तो ये कोऑर्डिनेट कुछ माइनस वाई कॉमा एक्स टाइप का होगा। पर अरे सर आपने तो ऐसा पढ़ाया था कि इसको एक्स मानो और इसको वाई मानो, याद आया बेटा? हमने तो पूरी मेहनत यहाँ की है, ऐसे की है। बेटा आप डरो ही मत, पता है क्यों?
आप चुपचाप से अपना रेंज वाला फॉर्मूला यूज करो और ये रेंज निकाल लो। निकाल लिया बेटा? ये रेंज तो 1 सेकंड में निकाल लोगे ना? देखो बेटा, आप कितने भी कैसे भी हो, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक कॉपी पेन लेके ना कहीं लिख दो जाके रेंज का फॉर्मूला कि सर मैंने रेंज निकाली थी अब द इंक्लाइन की, मुझे वो याद है, मेरे को रेंज का फॉर्मूला बिल्कुल सर याद हो गया है, इसको मैं याद कर चुका हूँ, ये कमिट टू मेमोरी पे लिखा था मैंने। और डाउन द इंक्लाइन के लिए मुझे सिर्फ माइनस अल्फा और मतलब अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस कर देना होता है, मेरा काम हो जाएगा। जहां जहां माइनस अल्फा लिखा है मुझे प्लस अल्फा कर देना है, चेंज कर देना है बस। तो आपका रेंज का फॉर्मूला आपको याद है। अब आप बोलोगे सर बीटा कैसे आएगा इसमें? अच्छा एक बताओ, बीटा क्या होता है? यू टेल मी व्हाट इज बीटा। एंगल विथ हॉरिजॉन्टल होता है ना? तो बताओ, अगर मैं इस केस की बात करूं और नॉर्मल तरीके से सोचूं कि ये जैसा सर ने डेरिवेशन कराया था ये वैसा केस है, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? बीटा इज द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, तो बीटा की वैल्यू 0 आई। मेरी बात समझे? यस सर। आपकी रेंज के फॉर्मूले में बीटा 0 पुट कर दो और अल्फा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बेटा? नहीं दे रखी है तो अल्फा के टर्म्स में आंसर निकाल दो। कुल मिला के आप रेंज निकाल लोगे, डाउन द इंक्लाइन के फॉर्मूले में आप पुट करो, आपका रेंज आ जाएगा। देखो बेटा, हमने जब किया था तो हमें ये फॉर्मूला मिला था, इसमें बीटा को 0 पुट कर दो और अल्फा को अल्फा रहने दो, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाता है? यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा हो जाएगा, 2 साइन अल्फा। देख पा रहे हो? रेंज आ गया। अब कुछ मत करो, बोलो सर रेंज आ गया हमारा, अब मैंने कुछ नहीं करना है। मैंने थोड़ी ना किताब वाला मुझे बोलेगा एक्स ये मानो वाई मानो, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं वैसे ही मानूंगा जैसे मुझे क्लास में बताया गया है। अब मैं बस रेंज आने के बाद बोलूंगा कि सर रेंज आने का ये एंगल अल्फा है, तो किसी भी ट्राइंगल में मेरा एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा बताओ? आर कॉस अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री तो सबको आती है ना बेटा? अगर मैं आपको ये दे दूं हॉरिजॉन्टल और ये दे दूं तो बेस तो सबको ही आता है। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? माइनस में आएगा आर साइन अल्फा। आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आ गया बेटा। ये बात समझ गए बेटा? मैं लेक्चर क्लोज करूं? मैं आपको प्रोजेक्टाइल पे एक अच्छी सी शीट दूंगा विद होप कि वो शीट आप पूरी लगाओगे।